morning to everyone. Today I am going to start fourth lecture of preposition. इस लेक्चर में हम लोग अगले प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो 4-5 प्रीपोजिशन के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम लोग यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ beside and besides। ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, थोड़ा ध्यान दो। केवल इस दोनों में फर्क क्या है? केवल एक अल्फाबेट लेटर का फर्क है। आप ध्यान देखेंगे दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन केवल एक अल्फाबेट लेटर्स का फर्क है। और इसके फर्क होने से दोनों के अर्थ में आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या कि बिसाइड का यूज कहाँ करते हैं और बिसाइड्स का यूज कहाँ करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पर बात करें तो बिसाइड्स का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे बाय द साइड। बाय द साइड का मतलब यानी बिसाइड का प्रयोग बगल के अर्थ में करते हैं। बगल में के अर्थ में करते हैं। और बिसाइड्स का मतलब अगर देखा जाए तो के अलावा के अर्थ में करते हैं। के अलावा या के अतिरिक्त। मतलब बिसाइड्स का प्रयोग बगल में के अर्थ में करते हैं और बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, जैसे लिखते हैं गो एंड सिट बिसाइड मदर। गो एंड सिट बिसाइड मदर, जाओ और माँ के बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे बिसाइड का मतलब है बगल में। जाओ और माँ के बगल में बैठ जाओ। अब हम बात करते हैं बिसाइड्स का। तो बिसाइड्स के बारे में अगर देखें तो इसका मतलब एक ऐसा ही वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक्सेप्ट का मतलब ही देखें तो इसका मतलब ही क्या होता है? के अलावा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसका ही मतलब वही, इसका ही मतलब वही। तो फर्क ये है कि बिसाइड जिस सेंटेंस में भी रहेगा वहां पे ये पॉजिटिव सेंस देगा, और एक्सेप्ट जिस सेंटेंस में रहेगा वहां पे ये नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन से बात करते हैं, अगर यहां बोले एक्सेप्ट श्वेता ऑल स्टूडेंट्स were present in the class। एक क्वेश्चन है, एक्सेप्ट श्वेता ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब के अलावा है। मतलब श्वेता के अलावा, यानी श्वेता को छोड़कर। यहाँ पे के अलावा का मतलब क्या है? छोड़कर। श्वेता को छोड़कर यानी श्वेता के अलावा सभी विद्यार्थी क्लास में उपस्थित थे। लेकिन अगर यहीं पे एक्सेप्ट को अगर हटा दे, एक्सेप्ट की जगह अगर यहाँ पे बिसाइड लिखे, बिसाइड्स लिखे, तो बिसाइड्स का मतलब ही क्या है? के अलावा। मतलब श्वेता के अलावा भी
सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। मतलब अगर इसके हम एक्सेप्ट के केस में बात करें तो श्वेता को उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंस हो करेगा। अगर इसके अर्थ में हम यूज करें तो यहाँ पे इसको इंक्लूड करना होगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, पॉजिटिव सेंस क्रिएट करेगा। मतलब श्वेता के अलावा भी, श्वेता भी उसमें प्रेजेंट थी और सभी विद्यार्थी भी प्रेजेंट थे तब जब बिसाइड्स का यूज करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट का यूज करेंगे तो श्वेता को छोड़कर बाकी सभी प्रेजेंट थे। जैसे एक एग्जांपल हम बोले कि बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड उर्दू। मतलब मैं हिंदी तो जानता ही जानता हूं, उसके अलावा उर्दू और इंग्लिश भी जानता हूं। तो बिसाइड्स जहां पे होगा उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंक्लूड करेंगे, मतलब शामिल करेंगे। लेकिन बोले एक्सेप्ट हिंदी आई नो इंग्लिश एंड उर्दू, हिंदी को छोड़कर मैं इंग्लिश और उर्दू जानता हूं, मतलब इसमें क्या करें, हटा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। एक और ऐसा ही वर्ड है, एक्सेप्ट होता है, एक और ऐसा ही वर्ड जिसका मतलब एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक और ऐसा ही वर्ड जिसका मतलब एक्सपेक्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब आशा या उम्मीद, जिसको हम इंग्लिश में होप भी बोलते हैं, आशा या उम्मीद। यू कैन से ऑल्सो होप, उम्मीद। अभी तीनों एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। हम इन तीनों के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। तो आपको ये प्रीपोजिशंस नहीं है, ये प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन ये है। एक जैसा था इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक्सेप्ट का मतलब नेगेटिव सेंस और बिसाइड्स का मतलब पॉजिटिव सेंस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, बिटवीन, यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का यूज आप पहले पढ़े भी होंगे जूनियर क्लासेस में कि बिटवीन का यूज हम केस फर्स्ट की अगर बात करें तो केस फर्स्ट ये कहता है इट इज यूज्ड इन केस ऑफ या इन द मिडल ऑफ two persons and object, two persons and object, कि इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में के अर्थ में होता है। It is used in the middle of two persons and object, इसका प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के अर्थ में होता है। यानी शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो इसको बीच में बोलते हैं। मतलब लिख ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस between 10 AM to 12 PM, sorry 4 PM। एक क्वेश्चन और, you can contact us between 10 AM and 4 PM। Third question, you can contact us from 10 AM
and 4 p.m. You can contact us from 10 a.m. to 4 p.m. ये 4 क्वेश्चन है, चारों लगभग दिखने में एक जैसा होगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक को यहाँ समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बिटवीन है। आपको पता, एक मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कि जिस सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग हुआ है उस सेंटेंस के जस्ट बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। ये एरर में, कॉमन एरर में सम टाइम आता है, एरर फाइंड आउट करने में आता है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM to 4 PM कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बिटवीन के साथ कभी टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। यानी हम देखते हैं क्या कि बिटवीन के साथ हमेशा हम एंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। तो ये क्वेश्चन को अगर सही करना होगा तो यहाँ पे हमें एंड लिखना होगा। अब ये क्वेश्चन को देखें, बिटवीन एंड, यानी ये क्वेश्चन क्या है, 100% क्या है, सही है। अब देखते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 10 AM and 4 PM। अब यहाँ पे एक वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कभी भी एंड का प्रयोग नहीं होता है। फ्रॉम के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप एंड सही करना होगा तो एंड को काटकर टू का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, यहाँ पे फ्रॉम है और फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग है। ये क्वेश्चन क्या है, सही है। क्लियर है? ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। यू आर सिटिंग बिटवीन आई एंड शी। आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन के साथ यहाँ पे एंड का प्रयोग तो है, लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, नॉमिनेटिव केस का यूज किया है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट का यूज करना, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया है। और आप नोट में लिख लेंगे कि प्रीपोजिशन कोई भी किसी प्रीपोजिशन के साथ कभी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं होता है, हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है। मतलब यहाँ आई की जगह क्या करना होगा, आई की जगह यहाँ पे मी करना होगा और ही की जगह यहाँ पे हिम करना होगा, तब ये जाकर क्या होगा, सेंटेंस सही हो। मतलब नोट में आप लिखेंगे, we can't use subjective case in case of any preposition, we must be use objective case in case of any preposition। हम लोग किसी प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यू आर सिटिंग बिटवीन मी एंड हिम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बिटवीन राहुल, अमित एंड रोहित, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। हमने क्या पढ़ा था कि बिटवीन का यूज टू पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट के केस में होता है, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में होता है। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये 3 व्यक्ति की बात कर रहा है, 3 फ्रेंड की बात कर रहा है, और 3 में से किसी एक को ये क्या कर रहा है, बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि जब भी चॉइसेस की बात होगी, जब भी सिलेक्शन का बात होगा, तो हम लोग हमेशा बिटवीन का प्रयोग करेंगे। मतलब ये सेंटेंस क्या 100% सही है। मतलब बिटवीन राहुल, अमित एंड रोहित, इन तीनों में से राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब सिलेक्शन कर रहा है, चूज कर रहा है, चॉइस कर रहा है कि इन तीनों में से मेरा सबसे बेस्ट मित्र कौन है, अच्छा मित्र कौन है, तो राहुल है। तो कहने को जब भी हम सिलेक्शन की बात करेंगे, चॉइस की बात करेंगे, तो हमेशा वहां पे उसके साथ बिटवीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगर सर यहाँ पे अमंग का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, अगर सपोज यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स होता, यहाँ पे बिटवीन नहीं लिखा होता, यहाँ पे डायरेक्ट फिल अप द ब्लैंक्स होता, ऑप्शन हमारे पास होता अमंग और बिटवीन। क्योंकि अमंग का भी यूज क्या करते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में करते हैं, और बिटवीन का यूज केवल 2 व्यक्ति के बीच में करते हैं।
तो सर यहाँ पर बिलो द ब्लैंक्स इन दोनों में से क्या यूज करते हैं? अगर सपोज इस तरह से आ जाए क्वेश्चन तो आप इसमें अमंग को क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे यहाँ पे, मतलब अमंग का यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर सपोज अमंग ना रहे, बिटवीन दिया हो, फिर भी ये क्वेश्चन क्या है? सही है। तो यहाँ पे ये चीज समझना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, बिटवीन का सेकंड यूज पे चलते हैं। केस सेकंड, बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में भी कर सकते हैं। We can also use between in case of more than two persons and object. क्लियर है? दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में भी बिटवीन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना जरूरी है। रेसिप्रोकल, इसको प्रोनाउन ही बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना उसमें जरूरी है। इसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स को आपको फोकस करना होगा। जैसे कोऑपरेशन या अलायंस, या फ्रेंडशिप या कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस तरह के वर्ड अगर कहीं किसी सेंटेंस में दिया हो तो वहां पे हमें बिटवीन का प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इन सभी शब्दों को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोल सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो, देयर इज alliance between BJP and RJD या NDA। यहाँ पे ये सेंटेंस को केवल मैं समझाने के लिए लिया हूँ, इसको प्रैक्टिकली ना देखें। देयर इज अलायंस बिटवीन बीजेपी, आरजेडी एंड एनडीए। मतलब अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है? तो यहाँ पे हम कहता है क्या कि बीजेपी, आरजेडी और एनडीए के अंदर क्या है? गठबंधन है। तो यहाँ पे गठबंधन का मतलब जितना बीजेपी का योगदान होगा गठबंधन करने में, उतना ही आरजेडी का योगदान होगा, और जितना आरजेडी का योगदान होगा गठबंधन करने में, उतना ही एनडीए का भी योगदान होगा गठबंधन करने। यानी तीनों का इक्वल उसमें स्ट्रेंथ लग रहा है, तीनों का इक्वल ताकत उसके अंदर लग रहा है, तीनों का इक्वल पार्टिसिपेशन उनके अंदर है। तो तीनों एक दूसरे से क्या है? मिले जुले हैं। जिसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, बीजेपी, आरजेडी, एनडीए, यहाँ पे तीन है, और तीन के बीच में हम क्या कर रहे हैं? बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के वर्ड उसमें दिया होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे बोलेंगे देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया, रसिया एंड अमेरिका। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, इंडिया, रसिया, अमेरिका, तीन के बीच में क्या यूज करें? बिटवीन। तो क्या है? कॉपरेशन अलायंस। तो इस तरह के वर्ड वहाँ पे जरूरी हैं, और इस तरह के वर्ड होंगे तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक में भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग ईच और एवरी के पहले नहीं होता है, या ईच और एवरी के बाद नहीं होता है।
क्योंकि ईच और एवरी एक तरह से हम मान लेंगे तो ये एडवर्ब हो जाते हैं। एडवर्ब के पहले कभी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करते, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ among, amongst, amid, amidst, अब इसमें देखेंगे ये चार प्रीपोजिशन हैं और इन चारों का मतलब लगभग सेम होता है। इन चारों का प्रयोग हम लोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में करते हैं। The meaning of these all are same and these all are used in case of more than two persons and object. इन चारों का अर्थ लगभग सेम है और इन चारों का प्रयोग हम लोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या कि जहां पे वॉवेल होगा वो वॉवेल के पहले एमिड्स और अमंग्स और एमिड्स का प्रयोग करते हैं बिफोर वॉवेल। और जहां पे कॉन्सोनेंट होगा वहां पे इन चारों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जहां पे कॉन्सोनेंट होगा वहां पे इन चारों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। Amongst us Ravi is the best speaker। यहाँ पे देखते हैं क्या amongst us, इस us में जो you है ये वॉवेल है और वॉवेल के पहले आपको ध्यान देना है या तो amongst का यूज करें या तो amidst का यूज करें। यहाँ पे fill up the blanks अगर होता ऑप्शन ये चारों के चारों होता तो आप यहाँ पे amongst का भी यूज कर सकते हैं और amidst का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई ये ऐसे लिखेंगे my children Ravi is the most intelligent। अब यहाँ पे क्वेश्चन है डैश माई चिल्ड्रेन रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हमें पता है इस सेंटेंस में कि माई यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, माई यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले इन चारों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर यहाँ पे हम among लिखे या amongst लिखें या amid लिखें या amidst लिखें, इन चारों के चारों यहाँ पे सही माने जाएंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले हम चारों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वॉवेल के पहले ध्यान रखना है केवल amongst का ही प्रयोग करेंगे या amidst का ही प्रयोग करेंगे। या ऐसे लिखेंगे distribute these chocolates among the children। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स, इन सभी चॉकलेट को बच्चों के बीच में
बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब यहाँ पे देखते हैं कि अमंग का प्रयोग हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में कर रहे हैं, तो इससे ये चीज समझ में आता है, क्लियर होता है कि इन चारों का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बिलो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो बिलो का प्रयोग केवल दो कंडीशन में हम करते हैं। बिलो का प्रयोग केवल दो कंडीशन में। पहला, लोअर देन, मतलब नीचे के अर्थ में, या दूसरा लेस देन, कम के अर्थ में। बिलो का प्रयोग जनरली यही दो में माना जाता है ना। एक बिलो का यूज निम्न स्तर पर करते हैं, इन्फिनिटी के केस में भी करते हैं। फिलहाल हम लोग इस दो पे फोकस करते हैं। जैसे जहां पे किसी की उम्र बतानी हो तो वहां पे किस लोअर देन, जहां पे किसी का एज या आयु या उम्र बताना हो वहां पे लोअर देन, और जहां पे किसी की इनकम या सैलरी की बात करते हैं वहां पे लेस देन का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल अगर फर्स्ट की बात करें तो बोलेंगे ही इज बिलो 40, या एक और प्रीपोजिशन समटाइम बोल सकते हैं अबव 40। अगर उससे कम होगा तो बिलो का, उससे ज्यादा होगा तो अबव का। अंडर और ओवर का यूज नहीं करना है, पिछले भी लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है? यहाँ पे एज का बात कर रहा है, और जब भी एज का बात करेगा तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? लोअर देन का, यानी बिलो का। अब दूसरा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? हिज monthly income is क्वेश्चन है his monthly income is dash 40,000। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिलो का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिलो का यूज किस केस में है? लेस देन के केस में है। यहाँ पे बिलो का यूज किस केस में है? तो लोअर देन के केस में है। तो हम कह सकते हैं कि बिलो का यूज दो कंडीशन में करते हैं, लोअर देन और लेस देन के अर्थ में करते हैं। क्लियर है? तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। ऐसे कर करके हम लोग आगे पूरी पोजीशन पढ़ते चलेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमें नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम होता है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब देखना क्या है, इन सब के ऊपर आपको मिनिमम कम से कम हर एक जो भी बुक आपके पास है किसी पब्लिकेशन का है, मिनिमम 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनाएं, और जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको लिख कर कंप्लीट करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाएंगे आपको कॉन्सेप्ट उतना ही डेवलप होगा। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।